Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shilp Academy Crafting Life. तो दोस्तों ये ज्योग्राफी डोमेन बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज माइग्रेशन। और जैसे कि हमको पता है, माइग्रेशन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस बुक में भी माइग्रेशन को मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें केवल माइग्रेशन की बात हो रही है। वहां पर हम लोगों ने माइग्रेशन को पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के साथ पढ़कर देखा था, बट यहाँ पर हम वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट माइग्रेशन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं माइग्रेशन के बारे में आपको बताऊं, तो माइग्रेशन होता क्या है। चैप्टर बोलता है कि जब किसी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, तो आप इसको माइग्रेशन कहते हैं। और माइग्रेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं। भाई, अगर हम माइग्रेशन की बात करता हूं, तो पहली तो मैं आपको ये बता दूं कि माइग्रेशन आपके चैप्टर के हिसाब से काफी इंटीग्रल पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एरिया के पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन का। पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, सर एक एरिया है, एरिया नंबर ए, एक एरिया है एरिया नंबर बी। दोनों एरिया में 5-5 लाख लोग रहते हैं। दोनों एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 2% से बढ़ रही है। और अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ, कि अगर आप 5 लाख में 2% कर देते हैं ऐड, तो इट विल बी अबाउट 5.1%। मतलब 5 लाख से पॉपुलेशन बढ़ के 5,10,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉपुलेशन इन दोनों एरिया की 2% से बढ़ रही है। बट एरिया नंबर ए टेक्नोलॉजिकल काफी एडवांस हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर काफी आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एरिया नंबर बी के रहने वाले लोग इस एरिया में ही रहेंगे। दे विल स्टार्ट चेंजिंग देयर एरियाज। व्हाई? इन द ल्यू ऑफ बेटर सैलरी, इन द ल्यू ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हर किसी को आज के दुनिया में अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। तो कहा तो उनकी पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही थी, और कहा पर्टिकुलरली एरिया नंबर ए की पॉपुलेशन 4% से बढ़ेगी और नंबर बी की पॉपुलेशन उतनी ही तेजी से कम हो जाएगी। तो इसलिए माइग्रेशन एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। जैसे कि अब ये एग्जांपल में मैंने आपको समझाया, मैंने दोबारा एक बार एग्जांपल में कंसिडर कर लेता हूं, व्हाट आई टॉट यू। थोड़ा अनोइंग है इसको रब करना, बट ठीक है। मैंने ये बोला कि सर दो एरियाज हैं, एरिया नंबर ए, एरिया नंबर बी। दोनों की पॉपुलेशन 5-5 लाख है। दोनों की पॉपुलेशन 2% पीजीआर से, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। बट मैंने बोला विद द टाइम एरिया नंबर ए में टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, अर्बनाइजेशन हो जाता है, बेटर लाइफस्टाइल हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो जाती है। और जबकि एरिया नंबर बी में यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है, यहाँ पर लाइफ स्टैंडर्ड खराब हो जाता है, पानी बहुत गंदा पानी आने लगता है, सैनिटेशन बहुत बिगड़ जाता है। तो ऑफ कोर्स एरिया नंबर बी में पुश फैक्टर्स काम करेंगे, तो एरिया नंबर ए में पुल फैक्टर्स काम करेंगे। देखते ही देखते एरिया नंबर बी की पॉपुलेशन 5 लाख से कम होके 2 लाख, और ये 3 लाख जो है वो एरिया नंबर बी में, सॉरी बी से ए में माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि उनको नंबर ए वाला जो एरिया है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसलिए उसने बोला कि माइग्रेशन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि समय के साथ होता है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हुआ। और इंडिया ने तो विटनेस करी है वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्री फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एंड ऑल्सो फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। मतलब कई सारे लोग इंडिया में सेंट्रल वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेट करते हैं, और हम लोगों ने वेव्स सफर करी है। वेव्स का मतलब एक दो नहीं, लाखों में लोग इन कंट्री से इंडिया की तरफ माइग्रेट इससे पहले करते थे या करे हैं। अगर मैं हिस्ट्री देखूं इंडिया की, तो इनफैक्ट हिस्ट्री जो है इंडिया की, वो हिस्ट्री है वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स की। मतलब हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस से पहले, या हमारी कंट्री के कंट्री बनने से पहले, 1947 में हम अगर चैप्टर नंबर 10th पढ़ते हैं, तो वो नेशनलिज्म इन इंडिया बताता है ना। तो उससे पहले तो इंडिया में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो इस कंट्री के कंट्री बनने से भी पहले हमने इन माइग्रेंट्स की वेव विटनेस करी है।
जो इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी दूसरी कंट्री से आके सेटल हो जाते थे। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, क्या ये लोग इंडिया में रहने वाले इंडिया के इनहेबिटेंट्स थे? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, व्हाट अबाउट ऑल ऑफ देम? आर्यंस, हड़प्पन्स के बाद जो एक आर्यन क्लास इंडिया में आती है, क्या वो इंडिया की इनहेबिटेंट्स थे? नहीं थे ना। तो इंडिया में तो हिस्ट्री है वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स की। समय समय पर बहुत से लोग इंडिया के बहुत से कोने में आकर बस जाते हैं। आज भी तो माइग्रेंट्स कहाँ बढ़ रहे हैं, सॉरी कहाँ कम हो रहे हैं। बट आज की डेट में दोस्तों इलीगल इमिग्रेंट्स काफी आ गए हैं। जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली वो इंडिया में घुस जाते हैं। सिमिलरली नेपाल भूटान का बॉर्डर क्रॉस करके लोग इंडिया में घुस जाते हैं। पाकिस्तान से भी कई सारे इनफिल्ट्रेटर्स पहले आया करते थे, बट अब वो बॉर्डर थोड़ा सा बेटरली हम लोगों ने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऐसा मत समझिए कि इंडिया में आए, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेटल हो जाते हैं तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे। आपका चैप्टर बोलता है इंडिया से भी बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो दुनिया के और कोने में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। जैसे मिडल ईस्ट, मुझे याद है कि मिडल ईस्ट में एक कंट्री है दुबई, कतर, कई सारे इंडियंस आज भी इन कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, ये भी इंडियंस की बेटर चॉइस रही है, क्योंकि उनको लगता है कि इन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज आर बेटर इन कंपैरिजन टू व्हाट दे आर हैविंग इन इंडिया। तो सेंसस को भी अगर हम देखें ना, इंडिया के सेंसस को भी, जो कि पार्ट 2 के चैप्टर 1 में हमने अच्छे से पढ़ लिया व्हाट इज सेंसस, तो इंडिया के सेंसस ने भी माइग्रेशन को कवर किया है। और सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो माइग्रेशन है उसको एनुमरेट किया गया है दो आधारों पर। माइग्रेशन इज एनुमरेटेड ऑन टू बेसिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने बोला अभी कि सेंसस, इंडिया का सेंसस माइग्रेशन को दो आधारों पर बताता है। सबसे पहला है प्लेस ऑफ बर्थ और दूसरा है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। नाउ व्हाट इज प्लेस ऑफ बर्थ? आइए बात करते हैं। भाई प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है जहां पर आप पैदा हुए, जहां पर आप पैदा हुए। जैसे सपोज करो कि मैं गाजियाबाद में पैदा हुआ और आज की डेट में मैं दिल्ली में रहता हूं। तो एक तो माइग्रेशन हो गया ये वाला, और ये वाला जो माइग्रेशन है ये प्लेस ऑफ बर्थ वाला माइग्रेशन है कि मेरा बर्थ प्लेस गाजियाबाद का है, बट आई एम नाउ लोकेटेड टू दिल्ली। और बहुत छोटे वक्त ही मेरे पेरेंट्स यहाँ पर माइग्रेट कर गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम द लाइफ टाइम माइग्रेंट। मैं लाइफ टाइम माइग्रेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से जिन लोगों का प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ एनुमरेशन से डिफरेंट होता है। अच्छा, प्लेस ऑफ एनुमरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेस ऑफ एनुमरेशन? एनुमरेशन का मतलब होता है वो प्लेस, द प्लेस वेयर यू आर काउंटेड, मतलब जहां पर आप गिने जाते हैं, वेयर यू आर काउंटेड। मैं भले ही गाजियाबाद में पैदा हुआ, बट गाजियाबाद में जब सेंसस ऑफिसर्स आएंगे वो मुझे नहीं देखेंगे वहां पर। मैं गाजियाबाद में काउंट नहीं हो रहा हूं। तो वो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ तो है, बट दैट इज नॉट माई प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। मेरे को तो गिना जा रहा है दिल्ली में आकर। जब दिल्ली में सेंसस ऑफिसर्स आते हैं तो वो दिल्ली में पॉपुलेशन में मुझे काउंट करते हैं। तो मेरा जो प्लेस है जहां पर मुझे काउंट किया गया इंडिया की पॉपुलेशन में, वो तो दिल्ली है ना। तो दिल्ली इज माई प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन और प्लेस ऑफ माई बर्थ इज डिफरेंट। तो अगर आपका प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन अलग है, प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, इसका मतलब आप लाइफ टाइम माइग्रेंट है। आप लाइफ टाइम माइग्रेंट है। उसके बाद दूसरा माइग्रेशन का सीन होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब इसका मतलब है इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, जहां पर आप लास्ट टाइम जहां पे आप रहते थे, वो अगर अलग है फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, तो ऐसे माइग्रेंट्स को कहा जाता है माइग्रेंट बाय द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। मतलब मैं आपको बताता हूं। अभी जहां पर मैं काउंट कर रहा हूं, मतलब अभी जहां पर मैं रह रहा हूं, सपोज करो मैं असम में रह रहा हूं, ठीक है। असम में सेंसस ऑफिसर्स आते हैं मेरे घर और मुझे काउंट कर लेते हैं। तो मैं प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन असम हो गया। बट जिस दिन मुझे काउंट किया, जिस दिन मुझे काउंट किया उस दिन मैं असम में था। बट उससे एक दिन पहले अगर देखोगे आप, एक दिन पहले तो मैं बिहार में था। बिहार इज माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस। बिहार इज माई लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। बट मैं माइग्रेट कर गया बिहार से असम
हो सकता है कि मैं घूमने के पर्पज से गया हूं, हो सकता है मैं बिजनेस के पर्पज से गया हूं, तो मैं किसी भी पर्पज से गया, बट मेरा प्लेस ऑफ एनुमरेशन तो असम है ना। उस समय मैं बिहार में तो नहीं था, भले ही मेरा लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिहार ही हो। एन्यूमरेशन का मतलब होता है उस जगह से, जिस जगह पर आपको सेंसस में काउंट किया गया, वो जगह आपका प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन है। तो अगर आपका प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस अलग है फ्रॉम द प्लेस ऑफ योर एन्यूमरेशन, तो आप एक माइग्रेंट है। कौन से माइग्रेंट? माइग्रेंट बाय द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं असम से बिहार वापस लौट जाऊं, तो मैं लाइफ टाइम माइग्रेंट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं असम तो घूमने गया हूं, रहता तो मैं बिहार में हूं। तो प्लेस ऑफ बर्थ वाले माइग्रेंट्स जो हैं वो लाइफ टाइम माइग्रेंट्स होते हैं, जिनका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ और, प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन कुछ और। बट जिनका प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस कुछ और अभी प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन कुछ और है, ऐसे माइग्रेंट्स को माइग्रेंट्स बाय लास्ट रेजिडेंस कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब माइग्रेशन भी आपके चैप्टर के हिसाब से दो तरीके के होते हैं भाई। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन हमने पढ़ा ही है। इंटरनल माइग्रेशन, पहला है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक कंट्री के अंदर ही, स्टेट से स्टेट या स्टेट में टाउन से टाउन या अर्बन टू रूरल, जब स्टेट मतलब एक कंट्री के अंदर ही जब लोग माइग्रेट करते हैं, ऐसी माइग्रेशन को आप इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। इंटरनल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन जनरली इंटर स्टेट भी हो सकती है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में भी हो सकती है, और इंट्रा स्टेट भी हो सकती है। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर आप माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस इंटरनल माइग्रेशन के चार स्ट्रीम्स यहां पर बताई गई है कि मैं रूरल टू रूरल एरिया में माइग्रेट कर सकता हूं, रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर सकता हूं, अर्बन टू रूरल या अर्बन टू अर्बन। और इसमें, इस पूरे इंटरनल माइग्रेशन में सबसे ज्यादा जो स्ट्रीम फेमस है वो रूरल टू अर्बन है। रूरल टू अर्बन सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं। बट अब ये रूरल टू अर्बन सबसे ज्यादा लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं, ये क्या लड़कियों में है, लड़कों में है, किस में है? तो आपका सेंसस 2011 का सेंसस बोलता है कि 2011 में 455 मिलियन लोग माइग्रेंट थे। 455 मिलियन लोग माइग्रेंट थे, जिसमें से 141.9 मिलियन लोग जो थे, दे हैड चेंज्ड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन लास्ट 10 ईयर्स। 455 मिलियन माइग्रेंट्स में से 142, मान लो चलिए राउंड फिगर करके, तो 142 मिलियन माइग्रेंट्स वो थे जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपने रहने का ठिकाना चेंज किया। और इस 142 में से भी, इस 142 में से भी 118, 118 या 119 मान लेते हैं, चलो 119 जो है, 119 मिलियन लोग, ये इंटर स्टेट माइग्रेंट्स थे। दीज वर इंटरस्टेट माइग्रेंट्स। तो अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है। आपका चैप्टर क्या बोलता है कि 2011 में टोटल 455 मिलियन माइग्रेंट थे सर, जिसमें से 141.9 मिलियन माइग्रेंट ऐसे थे जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपने रहने का ठिकाना चेंज किया। और उस 142 में से भी 119 मिलियन माइग्रेंट्स ऐसे थे जो इंटरस्टेट माइग्रेंट थे, मतलब जिन्होंने केवल रहने का ठिकाना ही चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना स्टेट ही बदल लिया। जैसे वो यूपी में रहते थे, अब वो दिल्ली में आ गए हैं, या वो बिहार में रहते थे वो कर्नाटका चले गए हैं, या वो छत्तीसगढ़ में रहते थे पंजाब चले गए हैं। अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं, तो इन चारों स्ट्रीम्स को अगर उठा के देखें, तो आपका चैप्टर बोलता है कि अगर आप रूरल टू रूरल माइग्रेशन देखें, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन में सबसे ज्यादा दबदबा फीमेल्स का रहता है। मतलब रूरल से रूरल एरिया में माइग्रेट करने में सबसे ज्यादा फीमेल्स आगे हैं। और दोनों ही तरीके के माइग्रेशन में, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं मैरिज है। रहते हैं आप बिहार में, शादी आपकी दिल्ली में हो गई है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर माइग्रेट करेंगे। क्या पता बिहार में भी गांव में रहते हो और दिल्ली में भी आप गांव में ही जा रहे हो। ये रूरल टू रूरल माइग्रेशन तो हो गया, बट ये इंटर स्टेट हो गया ना। या आप रहते हैं यूपी के बुलंदशहर में, शादी हो गई है आपकी सहारनपुर में, तो बुलंदशहर में भी गांव में रह रहे थे, सहारनपुर में भी गांव में ही रह रहे हैं, तो माइग्रेशन तो ये भी रूरल से रूरल हो गया, बट ये विद इन द स्टेट हो गया। तो इसको इंट्रा स्टेट कह दिया आपने। तो इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, रूरल टू रूरल माइग्रेशन में सबसे ज्यादा फीमेल्स का डोमिनेशन है। और अगर हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में देखें, तो यहां पर खास करके इंटर स्टेट में, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स में रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करने वाले सबसे ज्यादा मेन हैं।
और ऑफ कोर्स समझ में आता है कि एक एक आदमी जो है जब वो अपना घर छोड़ता है किसी शहर जाने के लिए, भले ही वो शहर उसके स्टेट में हो या किसी दूसरे स्टेट में, तो वो काम की तलाश में जा रहा है, इकोनॉमिक रीजंस, उसको घर, उसको अपना घर चलाना है, परिवार पालना है। तो ये तो बेटा इंटरनल माइग्रेशन हो गया, जो कि माइग्रेशन की पहली स्ट्रीम है। और दूसरी माइग्रेशन यहां पर आती है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो इंडिया में अब काफी फेमस हो रही है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स को अगर हम देख लेते हैं जैसे, और नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स, जैसे आपके पास आ जाता है यहाँ पर स्टेट्स में, अगर मैं नाम लूं, एक नहीं है कई सारे स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है आपके पास, ठीक है। आजकल तो यूपी और दिल्ली से भी कई सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो 12th पास करने के बाद निकल जा रहे हैं ब्रिटेन, कनाडा, वहां पर हाईयर स्टडीज वहीं परस्यू करते हैं और बाद में वहीं पर पीआर लेके वहीं रहने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद इंडिया में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया नहीं मिलेंगी तो बाहर मिल जाएंगी। बेटा, जी, तो बाहर भी आप एटीएम मशीन की तरह ही रह रहे हैं एक्चुअली में कोई लाइफस्टाइल थोड़ी ना हुआ। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है जब लोग सर एक कंट्री से निकलकर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, इसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो बहुत बहुत बड़े लेवल पर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इंडिया में आते हैं। बट ये इंटरनेशनल माइग्रेंट्स को आप यूएस, यूके, रशिया मत समझ लेना। ज्यादातर ये इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो इंडिया में आ रहे हैं, ये नेबरिंग कंट्री से उठ उठ कर आ रहे हैं, और हम नहीं बुला रहे हैं, ये आ जा रहे हैं। ज्यादातर ये लोग जो हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, नेबरिंग कंट्री से आते हैं। पाकिस्तान से भागकर आ गई थी एक मैडम, सीमा गुलाम हैदर, अगर आपको याद आ रहा। इनका वीजा नहीं लगा तो मैडम ने एक रूट अपनाया, ये पाकिस्तान से गई दुबई, दुबई से गई नेपाल, नेपाल से घुस गई इंडिया में, और पबजी प्लेयर थी, तो प्रो पबजी प्लेयर है ऐसे कई सारे लोग हमको देखने को मिलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में इन पर रिपोर्ट हुआ, क्योंकि देखो पाकिस्तानियों के बोलने का तरीका तो अलग होता ही है। और आज की डेट में तो शी स्टेइंग इन इंडिया हैप्पीली विद लाइक हस्बैंड, तो 4 बच्चों के साथ आई थी, अब शी इज लाइक द मदर टू वन मोर। तो 2011 के सेंसस को अगर आप उठा के देख ले बेटा, तो देर वर मोर देन 5 मिलियन पर्सन दैट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया। 2011 का सेंसस कहता है 5 मिलियन से ज्यादा, 50 लाख लोग से भी ज्यादा लोग इंडिया घुसे, बहुत सारे देशों में से, जिसमें से 89% जो जो लोग हैं, मतलब अगर मैं 50 लाख का 89% निकालूं, चलिए, आई हैव द कैलकुलेटर, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें कैलकुलेट करके समझ में आएंगी। तो 50 लाख मैं मान के चलता हूं इतने ही लोग इंडिया में आए। तो 50 लाख में से 44.45 लाख लोग इंडिया में केवल नेबरिंग कंट्री से आए। और इन नेबरिंग कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल और फिर पाकिस्तान। मतलब कमाल की बात है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये तीनों कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां पर पुश फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पर हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। बांग्लादेश में तो चली रही है, आपको पता है, शेख हसीना का शेख अलग, हसीना अलग हो गया है। मतलब शी इज नॉट शी इज नॉट द हेड ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ। बांग्लादेश एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रही है इस समय, मोहम्मद यूनिस। नेपाल में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल टर्मोइल है। तो लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कंट्री छोड़ देते हैं, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड है, कई सारी चीजें हैं, लोग छोड़ देते हैं ऐसे देश। तो एज फार एज इमिग्रेशन इज कंसर्न, इंडिया में इमिग्रेशन का क्या स्टेज है ये तो मैंने आपको बता दिया। 88.9% लोग टोटल इमिग्रेंट्स में से नेबरिंग कंट्रीज से आए, और बाकी के बचे हुए जो है, मतलब तकरीबन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कितना, 11.1% के आसपास जो लोग हैं ये बाकी देशों से आते हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज नहीं है। बट ये तो बात रही इमिग्रेशन की। अब मैं एमिग्रेशन की बात करता हूं। एमिग्रेशन मतलब कितने लोग इंडिया से बाहर गए। तो एज फार एज एमिग्रेशन इज कंसर्न, 20 मिलियन, तकरीबन 20 मिलियन लोग, मतलब कहा तो 5 मिलियन इंडिया में आए, 20 मिलियन जा रहे हैं। मतलब 20 मिलियन, कैन यू इमेजिन? 20 मिलियन लोग को 10 लाख से कर लो मल्टीप्लाई, यू विल गेट द फिगर्स, चली जाएगी करोड़ में। तो 20 मिलियन लोग जो है वो दुनिया के 110 देशों में जाकर फैल गए हैं। मैं 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूं, और ये फिगर आने वाले सालों में बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही है।
चलिए आप बात करते हैं इसी स्पेशल वेरिएशन का, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। स्पेशल वेरिएशन तब मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी में पढ़ाया था, अब मैं ये स्पेशल वेरिएशन माइग्रेशन में पढ़ा रहा हूं। भाई इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में जो माइग्रेशन है वो काफी इवन है। इंडिया में भी आप लोगों को ये इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन का जो ट्रेंड है ये काफी अनइवन देखने को मिले। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा अच्छे स्टेट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। तो यहां पर टोटल इमिग्रेंट्स, अगर 90 इमिग्रेंट्स, 100 इमिग्रेंट्स अगर बाहर किसी मतलब स्टेट में गए हैं, तो उस 100 इमिग्रेंट्स में से अगर हम बात करते हैं तो 70 इमिग्रेंट जरूर इन चार स्टेट्स में ही आए होंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जरूर इन चारों में ही आए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी हैं, यहाँ पर इन माइग्रेशन ज्यादा होता है। और ज्यादातर इन चारों स्टेट्स में आने वाले लोग जो है वो यूपी बिहार के ही हैं। तो यूपी बिहार से अगर 100 लोग इंडिया में मतलब 100 लोग इंडिया में अगर एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट गए हैं, तो जिस स्टेट से ये निकले हैं, मतलब पुश फैक्टर जहां पे लग रहा है, उसमें जरूर यूपी बिहार में से कोई ना कोई स्टेट जरूर फंसेंगे। और भी हो सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी यूपी बिहार की ज्यादा है। और जहां पर ये गए हैं वहां पर ये चैप्टर बोल रहा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, ये चार तो रेडार में रखो ही रखो। कहीं और भी जा सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली वो इन चारों स्टेट्स में जरूर गए होंगे। और अगर ये डेटा एनसीईआरटी के पास में है, तो ये डेटा पुलिस वालों के पास भी तो हो सकता है ना। तो सोचो अगर किसी इमिग्रेंट ने, किसी इन माइग्रेंट ने कोई क्राइम कर दिया हो, तो कितना टाइम लगेगा पुलिस को उसका पूरा की पूरा हिस्ट्री को ट्रैक करने में। और अगर हम इन चारों की चारों स्टेट्स में बात करते हैं, इन चारों स्टेट्स में भी सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं, सबसे ज्यादा। मतलब 2.3 मिलियन नेट इन माइग्रेंट्स आपको यहां पर महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। 2.3 मिलियन मतलब तकरीबन तकरीबन 23 लाख लोग यहाँ पर माइग्रेंट बनकर महाराष्ट्र में हर साल आते हैं। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद गुजरात, फिर आता है हरियाणा। जबकि यूपी और बिहार की बात करूं, यूपी एंड बिहार, तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको आउट माइग्रेंट्स देखने को मिलेंगे, आउट माइग्रेंट्स, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा। चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं अमंग द अर्बन एग्लोमेरेशन, ग्रेटर मुंबई रिसीव्ड द हायर नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। अगर हम महाराष्ट्र में भी बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इन माइग्रेंट्स, जैसे 23 लाख लोग महाराष्ट्र में आए, मान के चलो इस साल 23 लाख लोग महाराष्ट्र में बाहर के स्टेट से आए। तो सबसे ज्यादा, 23 लाख में से सबसे ज्यादा कौन से महाराष्ट्र की किस जगह पर जाकर ये लोग बस गए? ग्रेटर मुंबई। ग्रेटर मुंबई, जहां पे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमाल का है। ग्रेटर मुंबई जो कि एक अर्बन एग्लोमेरेशन है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। आखिरकार इस माइग्रेशन के कॉजेज बताइए सर, क्यों हो रही है माइग्रेशन? अभी तक हम कोई अभी तक कोई हमने कॉजेज थोड़ी ना पढ़े हैं। माइग्रेशन पढ़ा है, सेंसस के अकॉर्डिंग माइग्रेशन क्या होता है हमने ये डिस्कस कर लिया। माइग्रेशन की स्ट्रीम्स दो तरीके की डिस्कस कर ली, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में चार स्ट्रीम्स हमने पढ़ ली, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन। और इंटरनेशनल में भी हम लोगों ने दो स्ट्रीम्स डिस्कस कर ली, इमिग्रेंट या एमिग्रेंट्स, मतलब इमिग्रेशन या एमिग्रेशन। इमिग्रेशन एमिग्रेशन हमेशा इंटरनेशनल में यूज करते हैं आप, और नेशनल में यूज करते हैं इन माइग्रेंट्स, आउट माइग्रेंट्स। उसके बाद सर आखिरकार इस माइग्रेशन का, इसकी वजह क्या है? भाई देखो, पहली वजह तो ये समझ में आती है कि पीपल दे आर जनरली वेरी इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। एक चीज तो समझ में आती है कि लोग जो है ना, वो जहां पर पैदा होते हैं उस जगह से एक इमोशनल कनेक्शन उनका डेवलप हो जाता है। मगर फिर भी मिलियंस ऑफ पीपल वो अपने इस जगह को छोड़ते हैं, अपनी रेजिडेंस को छोड़ते हैं। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे पुश फैक्टर्स रीजन, जिसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में यहां पर कर दिया डिवाइड, कि आप क्यों अपने उस प्लेस ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस आप क्यों छोड़ते हैं उसे। आपका चैप्टर बोलता है सर, पहला पुश फैक्टर जो है वो है नेचुरल डिजास्टर। आपके एरिया में फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते रहते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, बड़ी आम बात होगी आपकी कंट्री में या आपके उस एक पर्टिकुलर स्टेट में। हालांकि अर्थक्वेक आएगा तो वो तो पूरे देश को हिलाएगा। सुनामी आ सकती है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो आती रहती है। तो क्या उस स्टेट में मरने के लिए रहोगे?
भले ही आपके दादा परदादा, आपके एंसेस्टर्स सभी उस स्टेट में पैदा हुए, बट फिर भी देखो, मरने के लिए तो नहीं रहेगा ना कोई। तो नेचुरल डिजास्टर एक रीजन हो सकता है यहाँ पर पुश फैक्टर का। फिर है पॉलिटिकल लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बात तो हमने पढ़ी है। जैसे आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में इंसर्जेंट्स बहुत ज्यादा है, इंसर्जेंट्स का मतलब नक्सलाइट्स बहुत ज्यादा है, लोग गोलियां चलाने लगते हैं, कट्टे बिकते हैं, मतलब आम राइट्स होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम्स या बहुत सारी कम्युनिटीज के बीच में। वॉर जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, टेररिस्ट आते रहते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर का एक इलाका है पूंछ, एक इलाका है राजौरी। यहां पर आए दिन टेररिस्ट अटैक होते ही है, हर साल में अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज एक साल में 2 अटैक तो यहां पर जरूर होंगे। तो क्यों रहेंगे ऐसे एरिया में लोग? तो ये पॉलिटिकल और जो अपने लोकल कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन हो गया। ऑफ कोर्स ये भी एक पुश फैक्टर है। फिर पॉवर्टी और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मुझे पता है मेरा घर है वहां पर, मैं वहां पर पैदा हुआ था, बट यार काम करने के लिए कोई कंपनी नहीं है वहां पर, बिजनेस मेरे पास है नहीं। तो खाऊंगा कमाऊंगा क्या? तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की सर्च में तो छोड़ना पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं हाई पॉपुलेशन प्रेशर भी एक रीजन होता है। और उसके बाद सर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का भी आपके इलाके में ना होना। भाई आजकल तो एजुकेशन के लिए स्कूल, एक हेल्थ के लिए हॉस्पिटल, ये तो बेसिक फैसिलिटी है जो आपको चाहिए ही चाहिए। सोचो आपके एरिया में ये भी नहीं है, तो क्या इमोशनली अटैच होने के बाद भी उस एरिया में रहोगे? मुश्किल है। और फिर कुछ पुल फैक्टर्स भी आपको दिखते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको देखकर आप अट्रैक्ट हो जाते हो, एकदम से अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखती है आपको एजुकेशन की। आपको लगता है शहर जाऊंगा तो अच्छा पढ़ लिख जाऊंगा, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो अब मैं अपने घर वालों को हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी दे पाऊंगा। वहां पे एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अच्छा मिलेगा जो मुझे विलेज में नहीं है, जो मेरे रूरल एरिया में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलर वर्क अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए यहां से वहां भागना पड़े। रेगुलर वर्क की अवेलेबिलिटी रहती है। और रिलेटिवली सैलरी ज्यादा है, रूरल एरियाज के कंपैरिजन मुझे यहाँ पर सैलरी अच्छी मिल जाएगी। पर ये बात अलग है कि भाई तू जो सैलरी ज्यादा सोच रहा है, खर्चे भी तो ज्यादा होंगे। बट आपका आपका चैप्टर कहाँ बात कर रहा है उसके बारे में? फिर चैप्टर बोलता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? भाई माइग्रेशन जो है उसके बेनिफिट्स भी है, उसके प्रॉब्लम्स भी है। तो सबसे पहले तो अपन लोग कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ लेते हैं। जो लोग माइग्रेट करते हैं, भले ही वो किसी एरिया को छोड़ के जा रहे हो या किसी एरिया में जा रहे हो, कंसिक्वेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना उसके। तो हम लोगों ने सारे कंसिक्वेंसेस को इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक में बांट दिया। एक एक करके डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। सबसे पहले इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस पे आ जाते हैं। भाई देखो, मेजर बेनिफिट अगर हम बात करते हैं, मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। रेमिटेंस भी दो तरीके की होती है, नेशनल, इंटरनेशनल। तो बेटा नेशनल रेमिटेंस का मतलब होता है कि सपोज करो कि, वैसे तो रेमिटेंस वर्ड को हम इंटरनेशनली ही यूज करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो कि आपके घर से कोई इंसान बिहार से गया है महाराष्ट्र, लाइक फादर ही गए हैं। तो अब आपके फादर जो महाराष्ट्र में पैसे कमा रहे हैं, उसमें से वो 5,000 अपने पास रखते हैं और बाकी के 20,000 रुपए जो है वो अपने घर को बिहार वापस भेज देते हैं। तो ऐसे में बिहार को पैसे मिल रहे हैं महाराष्ट्र से, भले आपके फादर भेज रहे हो, ऐसे कितने सारे फादर भेज रहे होंगे। तो इसको रेमिटेंस बोलेंगे बिहार के लिए। तो एक तो मेजर बेनिफिट हमेशा सोर्स रीजन का क्या रहता है कि उसको रेमिटेंस मिलता रहे। सोर्स यहाँ पर क्या हो गया, एग्जाम्पल में सोर्स बिहार हो गया, क्यों? आपके आपके फादर बिहार से उठकर महाराष्ट्र गए ना। तो महाराष्ट्र में वो 25,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, 25 में से 5 वो रखते हैं, 20,000 वो वापिस बिहार भेज देते हैं। तो यहाँ पे सोर्स रीजन के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो हो गया रेमिटेंस। और जैसे कि मैंने बोला, रेमिटेंसेस दो दो तरीके के होते हैं। अभी तो मैंने नेशनल पढ़ाया, इस तरह के रेमिटेंसेस इंटरनेशनली भी इंडिया रिसीव करता है। हमारे कितने सारे लोग यूएस, कनाडा, मॉलडीव्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, फैले हुए हैं, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में। वहां पर यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, अमेरिकन डॉलर, सिंगापुर डॉलर में पैसे कमाते हैं और वापस भेजते हैं हमें, इंडिया को। और इंडिया
इंडिया के बारे में आप करंट पढ़ लेना बेटा, 2025 में है हम। 2024 दिसंबर की रिपोर्ट आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। लाइक इंडिया बिकेम द कंट्री टू रिसीव द लार्जेस्ट रेमिटेंस इन द वर्ल्ड। कितना रेमिटेंस हम लोगों ने लिया? तो रिपोर्ट बोलती है वर्ल्ड बैंक की कि अगर 100 रुपए पूरी दुनिया में रेमिटेंस के नाम पर भेजे गए, 100 रुपए, तो 100 में से 14 रुपए अकेला इंडिया को भेजे गए हैं। 196 कंट्रीज हैं इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। तो अगर 100 रुपए रेमिटेंस के तौर पर भेजे गए थे, तो 100 में से 14 रुपए अकेला इंडिया को मिला। तो इंडिया में रेमिटेंस का देखो कितना बड़ा बेनिफिट है, हम सोर्स रीजन है। तो उसी तरीके से मैंने बोला कि अगर मैं नेशनल रेमिटेंस की बात करता हूं, तो बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, जैसे यूपी के, बिहार के, एमपी के, उड़ीसा के। यहां से लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं अगेन, उसमें रूरल एरियाज में ही माइग्रेट करते हैं। तो यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा के रूरल एरिया से लोग पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स काफी अमीर है। बहुत बड़ी बड़ी जमीन है उनके पास, खुद एग्रीकल्चर नहीं करते, करवाते हैं, लेबर से करवाते हैं। और ये सारा की सारा रिच एंड पुअर का डिवाइड जो फार्मर्स में देखने को मिला, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से होता है। बट कोई बात नहीं, चलिए अब मैं यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था वो डिस्कस नहीं करूंगा। बट इतना समझ के चलिए कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स, रूरल एरियाज, यहाँ पर भर भर के लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों स्टेट्स के रूरल एरियाज में अमीर फार्मर्स रहते हैं, पेइंग कैपेसिटी जबरदस्त है उनकी, पैसा दे सकते हैं आपको। इसके बाद अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैज कॉज्ड ओवरक्राउडिंग। तो एक प्रॉब्लम, इस इकोनॉमिक कंसिक्वेंस की एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि सर, कोई रेगुलेशन थोड़ी ना है। और रेगुलेशन हम मैं लगा भी नहीं सकता हूँ। कैसे मैं लॉ बनाऊंगा कि नहीं नहीं, दिल्ली महाराष्ट्र की मेट्रोपॉलिटन एरियाज में हम किसी बाहर के स्टेट वाले को बसने नहीं देंगे? गलत हो जाएगा यार। फंडामेंटल राइट है मेरा, आर्टिकल 19 प्रॉमिस करता है मुझे कि मैं देश के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकता हूं। तो ये जो अनरेगुलेटेड लेवल पर माइग्रेशन होता है इन बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, इसकी वजह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज काफी ओवर क्राउडेड रहने लग गई है। और आपको पता है इन लोगों की पेइंग कैपेसिटी तो होती नहीं है। और जब पेइंग कैपेसिटी होती नहीं है, फ्लैट्स अफोर्ड कर नहीं पाते, तो क्या करते हैं ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में? स्लम्स को डेवलप कर लेते हैं। तो स्लम्स आज जो डेवलप हो रहे हैं वो इस अनरेगुलेटेड माइग्रेशन की वजह से ही तो हो रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई के पास एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, इन सब स्टेट्स की बात करूं तो इन सभी स्टेट्स में आपको ऐसी कई सारी स्लम्स देखने को मिलेंगी, जो कि एक नेगेटिव कंसीक्वेंस है, विच इज अ नेगेटिव कंसीक्वेंस ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन। चलो, तो ये तो इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेज हो गए। अब हम डेमोग्राफिक कंसीक्वेंस की बात करते हैं। डेमोग्राफिक कंसीक्वेंस का मतलब हो गया पॉपुलेशन से रिलेटेड। माइग्रेशन ज्यादा होगी तो किसी एरिया की पॉपुलेशन तेजी से कम होगी, तो किसी एरिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ जाएगी। तो ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है किसी एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को। जैसे एज, स्किल, सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। अगर हम बात करते हैं किसी रूरल एरिया से किसी पर्टिकुलर एज के लोग, किसी पर्टिकुलर स्किल वाले लोग माइग्रेट करते हैं और वो अर्बन एरियाज में जाकर बैठ जाते हैं, एक नहीं हजारों की तादाद में। तो आप समझ रहे हैं, अगर इतने सारे लोग एक रूरल एरिया को छोड़ छोड़ के अर्बन एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो होगा क्या? रूरल एरिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तेजी से लोग कम हो जाएंगे और अर्बन एरिया की एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ की पॉपुलेशन में सीरियस इम्बैलेंसेस देखे गए हैं इन एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि इन सभी स्टेट्स में इन माइग्रेट्स बहुत ज्यादा है। इन माइग्रेंट्स भर भर के आते हैं, खासकर कि 20 से 35 साल के एज ग्रुप में कई सारे लोग इमिग्रेंट्स बनकर या इन माइग्रेंट्स बनकर इन स्टेट्स में घुस जाते हैं। तो इन स्टेट्स में इस एज ब्रैकेट में पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाती है
कहा तो नेचुरल ग्रोथ रेट इन स्टेट्स का 2% होता है, और कहा इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट, जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट 20-25% पहुंच जाता है। तो ये सीरियस इम्बैलेंसेस जो है, ऑफ कोर्स ये देखने को मिलते हैं आपको। तो ये तो डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस हो गए। उसके बाद आ गया सोशल कंसिक्वेंसेस। क्या होते हैं जी सोशल कंसिक्वेंसेस? देखो यार, जो नए आइडियाज हैं वो नई टेक्नोलॉजीज के साथ डेवलप होते हैं। पहले नए आइडियाज आते हैं, फिर नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन, ये सारी चीजें भी अर्बन से रूरल एरियाज में माइग्रेट कर रही हैं, जो कि एक अच्छा चीज है, एक अच्छी चीज मानो। जब ये रूरल एरिया से उठ उठ के लोग अर्बन एरियाज जाते हैं और वहां पर रहने वाली स्त्रियों को देखते हैं, देखते हैं कि यहाँ की लड़कियां कितनी फ्री है, इंडिपेंडेंट है, पढ़ती हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ऑफ कोर्स वो अपने घर जाकर अपनी बच्चियों को भी मोटिवेट करते हैं, वो भी गर्ल्स एजुकेशन को मोटिवेट करते हैं। फैमिली प्लानिंग को देखते हैं कि यार अर्बन एरियाज में तो किसी के घर में एक बच्चे से ऊपर नहीं है, और हम क्यों रूरल एरियाज में यहाँ पर 3-3, 4-4, 7-7 बच्चे पैदा करते हैं, क्यों हम यहाँ पे क्रिकेट टीम बना रहे हैं। तो सोशल कंसिक्वेंसेस कहीं ना कहीं माइग्रेशन के पॉजिटिव भी होते हैं, तो ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है कुछ माइग्रेशन का, क्योंकि लोग मिलते हैं अलग अलग एरिया से, तो उनके कल्चर जो है वो इंटरमिक्स होते हैं, लोग बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। बट सर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं। नेगेटिव ज्यादा लग रहे हैं हमें, पॉजिटिव तो अभी तक एक ही देखने को मिला है। नेगेटिव कंसिक्वेंस क्या है? सर सोशल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, सेंस ऑफ डिजेक्शन आ जाती है लोगों के बीच में। सेंस ऑफ डिजेक्शन की वजह से लोग जो है वो कभी कभी क्राइम्स और ड्रग जैसे, मतलब वो ड्रग एब्यूज जैसी चीजों में फंस जाते हैं। सेंस ऑफ डिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी सेंस ऑफ डिजेक्शन का मतलब ये मत सोचना रिजेक्शन है, रिजेक्शन नहीं है। डिजेक्शन का मतलब होता है जब आप बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं। आप अर्बन एरिया में जाते हैं, जाते ही वहां की बिल्कुल चमक चांदनी देखते हैं, एकदम से दिमाग घूम जाता है आपका, अनहैप्पी से हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं आप सोचते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है भाई, मैं तो नहीं कमा पाऊंगा पैसे इतने सारे जितने ये कमा के बैठे हैं। तो ये अनहैप्पीनेस, ये होपलेसनेस आपको गलत काम करने के लिए मोटिवेट करती है। क्यों? क्योंकि हमको शॉर्टकट्स बहुत पसंद होते हैं। तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ये हैं कि ये रूरल एरिया से आने वाले लोग जो अर्बन एरियाज में बस जाते हैं, ये इस सोशल वैक्यूम, इस सेंस ऑफ डिजेक्शन की वजह से बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज के ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे क्राइम, ड्रग एब्यूज, ये सारी चीजें। और उसके बाद चलते हैं एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस पर। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस जैसे कि आपको पता है कि भाई लोग जाएंगे किसी एरिया में जरूरत से ज्यादा, तो वहां पर रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ना। जैसे ग्राउंड वाटर, जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, सीवेज की प्रॉब्लम आएगी, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन किसी एरिया में बढ़ती है, तो कॉमनली एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना देखना शुरू कर देंगे आप। जैसे अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, अगर आपको बेटा 5 साल पहले का वो मेट्रोपॉलिटन सिटी याद है, 5 years अगो, और आज आप 2024-25 में हैं, 2025 में हैं, आज आप इनफैक्ट जनवरी में हैं, तो ये 2025 का आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी और 2020 का मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, क्योंकि कोविड तो सभी ने देखा है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम में, पोल्यूशन में, मतलब कहीं ना कहीं आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और फिर आते हैं कुछ अदर कंसिक्वेंसेस। अदर कंसिक्वेंसेस में आपके पास विमेन, स्टेटस ऑफ विमेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से कनेक्टेड है। रूरल एरियाज में अगर हम बात करते हैं तो मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है। मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन का मतलब है ज्यादातर मर्द ही घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और अपनी बीवियों को जो है वो मतलब घर ही छोड़ जाते हैं। जब आप अपनी बीवियों को घर छोड़ के जाते हैं, कभी आपने सोचा कि कितना मेंटल प्रेशर पड़ता होगा आपकी बीवियों पर? मतलब बिना हस्बैंड के घर संभालना, बच्चों को देखना, मतलब कोई छोटी मोटी चीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना। तो अब माइग्रेशन ऑफ विमेन जो है, भले ही वो, अगर मैं, चलो अब मैं लड़कियों की बात कर लेता हूँ, यहां पर तो मैंने मेल्स की बात कर ली, वो मेल्स जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया जाते हैं काम की तलाश में, रूरल एरियाज में अपनी बीवियों को छोड़ जाते हैं कि तुम घर की रखवाली रखना प्रिय,
मैं जा रहा हूं पैसा कमाने के लिए। तो अब आपने अपनी बीवी पर कितना मेंटल प्रेशर डाल दिया। आप तो है नहीं। मैनेजमेंट कितना मुश्किल है। देखो मैं फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे ये मत बोलना कि सर आप लड़कियों को अंडरमाइन कर रहे हैं, हम घर तो क्या देश संभाल सकते हैं। अरे आप संभाल सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी एबिलिटीज को डाउट नहीं कर रहा हूं। बट जिस लड़की ने कभी किया नहीं वो काम, उसको एकदम से आप दे दो कि अब आप पूरा घर संभालोगी, तो एक मेंटल प्रेशर तो पड़ता है ना कहीं ना कहीं। माइग्रेशन ऑफ विमेन जो है, भली वो एजुकेशन के पर्पज से हो रहा हो, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं विमेन के माइग्रेशन की बात करता हूं, तो वो उनकी ऑटोनॉमी को इंक्रीज करती है। विमेन काफी इंडिपेंडेंट होती है, उनके उनके इकोनॉमी में जो रोल है उसको इंक्रीज करती है। बट कहीं ना कहीं विमेन्स आज हमारे इस सोसाइटी की वजह से, कई सारे सोशल इल्स की वजह से, विमेन्स की पोजीशन काफी वनरेबल भी हो जाती है। वनरेबल कैसे? रेप केसेस बढ़ते हैं। अगर आप देख रहे हैं, मैं इसमें विमेन्स की गलती नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूं कि सोशल इल्स इतने सारे हैं कि विमेन का माइग्रेशन अच्छा भी है तो कहीं ना कहीं हमें टेंशन भी हो जाती है। तो रेमिटेंसेस, तो वो हमने पढ़ ही लिया कि एक मेजर बेनिफिट है माइग्रेशन का। खासकर कि सोर्स कंट्री के लिए या सोर्स स्टेट के लिए माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली हाईली स्किल्ड पीपल, इज द मोस्ट सीरियस कॉस्ट। बट कभी आपने सोचा, रेमिटेंस तो चलिए आज हम हमको मिल जाता है, यूएस से मिल जाता है हमें, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से, कनाडा जैसे कंट्री से हमें रेमिटेंस मिल जाता है, मतलब यूरोपियन कंट्री से हमें पैसे मिल जाते हैं। बट कभी हम लोगों ने सोचा कि ये लोग जो आज देश छोड़कर दुनिया के बाहर के देशों में बैठकर वहां के देशों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, हमें पैसा भेज रहे हैं, क्या आपको ये पैसा ही चाहिए था? आपने कभी सोचा कि आपका ह्यूमन रिसोर्स का कितना बड़ा नुकसान हुआ? अगर ये लोग, ये बच्चे अगर इंडिया में रहते तो इंडिया की जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे। दे कुड बी एन एसेट टू द डैम कंट्री माय डियर। तो एक मतलब ह्यूमन रिसोर्स का लॉस एक सीरियस कॉस्ट है हमारे लिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने मेरे साथ माइग्रेशन के टाइप्स, कॉजेज और कंसिक्वेंसेस पढ़े। ये पार्ट टू ज्योग्राफी डोमेन का चैप्टर नंबर 2 था। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अपनी प्रिपरेशंस को बिल्कुल हाई लेवल पर रखिए। मुझे पता है टाइम थोड़ा कम है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए ये वीडियोस आप लोगों की काफी हेल्प करेंगी। और मैं जैसे कि हमेशा रिपीट करता हूं, ऑल दो आप लोगों ने रिकॉर्डेड कोर्सेज खरीदे हैं, बट कभी ये मत सोचिएगा कि आप बात नहीं कर सकते मेरे से, या आप क्वेरी नहीं पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बेटा फील फ्री टू कॉल लाइफ एकेडमी, लाइफ शिल्प एकेडमी, क्राफ्टिंग लाइव्स, फॉर द डाउट सेशन। वी विल अरेंज द डाउट सेशन फॉर यू श्योरली। हम चाहते हैं कि भाई सक्सेस रेट हम लोगों का बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे अपने एस्टीम्ड, अपने डेस्टिनी कॉलेजेस में पहुंचे जो आपने हमेशा ड्रीम किया था अपनी लाइफ में। तो आई होप, आई जस्ट होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट आप जरूर अपने ड्रीम कॉलेज को अटेन करेंगे। एंड विद दिस नोट, दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।